नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस बार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रही हैं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक। डॉक्टर किरणमयी नायक जो हैं वो छत्तीसगढ़ से रायपुर के अगर मैं बात करूं तो पहली महिला मेयर रह चुकी हैं और बहुत से कार्यभार उन्होंने संभाले हैं। किरणमयी नायक से बहुत सारे मुद्दों पर हमें चर्चा करनी है और ये इंटरव्यू आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम आपको मुलाकात कराते हैं डॉक्टर किरणमयी नायक से। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला आयोग का कार्यकाल पूरा होने के बाद अगर मैं बात करूं तो आज जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मान रही हैं? देखिए, महिला आयोग का मेरा टेन्योर 3-3 साल के 2 टर्न हुए। 2020 की जुलाई से 2026 की जुलाई तक 6 साल का टेन्योर है। इन 6 साल के टेन्योर में जो हमने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की जन सुनवाइयाँ की है और जो उसका हमने न्यायालय का स्वरूप में पैटर्न को फिक्स किया है और जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ के हर ज़िले में जाकर के जन सुनवाइयाँ की है, वैसा रिकॉर्ड आज तक किसी भी महिला आयोग ने नहीं किया। इवन राष्ट्रीय महिला आयोग की जन सुनवाइयाँ भी आपने कई बार देखी होंगी। वहाँ पर केवल पुलिस को हड़काने का काम होता है और सिर्फ रिपोर्ट मंगाने का काम होता है, फैसले नहीं होते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का जो कानून है उसमें हमें सिविल कोर्ट का जुडिशरी पावर है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे विभागीय अधिकारियों ने कहा था कि नख दंत विहीन शेर है, काम कुछ है नहीं इसमें। मैंने भी कभी नहीं सुना था। मैंने कहा ठीक है, एक्ट को लाओ, मैं पढ़ती हूँ, फिर देखते हैं। और वहाँ से जो शुरुआत हुई, आज की तारीख में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग को नख दंत युक्त शेर बना दिया है। और जो हमने जन सुनवाई की हैं वो एक रिकॉर्ड है और उसके आंकड़े मैंने अपने 13 जुलाई को जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें पूरे आंकड़े मैंने सबमिट किए हैं कि कितनी जन सुनवाइयाँ हुई, कितने परिवारों को, नियर अबाउट 20,000 के आसपास परिवारों को रिलीफ मिली है। और मामलों का एक लंबी फहरिस्त है जिसमें लोगों को फाइनेंशियल हेल्प मिली, जिसमें परिवार जुड़े भी, और यदि परिवारों के बीच में तलाक हुआ तो हमारी कोशिश रही कि म्यूचुअल हो जाए। बच्चों के आदान प्रदान को लेकर के बाहर मामले हुए और दहेज का सामान वापसी के मामले हुए। कार्यालय पर स्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न पॉश एक्ट है उसके तहत बहुत सारे मामले हुए। तो इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है जिसको बहुत संक्षेप में बचाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई मामला जो आपको व्यक्तिगत रूप से जिसने आपको प्रभावित किया हो? देखिए, मैं इसी मामले को हर बार बताती हूँ जी। मेरे पास एक सीनियर पूर्व मंत्री ने मुझे फ़ोन किया कि ये लेडी आ रही है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। और जब मैं लेडी आई, वो 1 महीने की सीज़र डिलीवरी वाली महिला थी और उसको उसको भी प्रॉब्लम हुई और बच्चे को भी। तो लेडी को रायपुर रखा गया था और बच्चा बलौदा बाज़ार के हॉस्पिटल में था। तो 1 महीने के तक के वो अपने बच्चे से नहीं मिली थी और बाद में उसके सास ससुर और पति ने कह दिया था कि तुम्हारा हमारे घर में आने जाने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दिया था उसको। तो वो माँ थी और बच्चे के लिए तरस रही थी। और मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि मैं इस मामले को इतनी जल्दी कैसे करूं कि उसको उसका बच्चा मिल जाए। तो ये अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है, वकालत की अपनी जो टैक्टिसेस हैं, उसको मैंने अपनाया और सीधा एसपी बलौदा बाज़ार को फ़ोन लगाया। मैंने कहा कि ये अनावेदक पक्ष को है, कल मेरे कोर्ट में चाहिए। और वो लोग जब आए तो फिर मैंने थोड़ा सा उनको इमोशनली ट्रीट किया, थोड़ा सा डरा धमका के भी ट्रीट किया। मैंने कहा शर्म नहीं आती, वो एक बच्चा है, माँ का दूध नहीं पिया है, ये माँ यहाँ बैठी है, आप लोगों को क्या लगता है बच्चे को पाल लोगे? माँ का दूध तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो समझ आया, उन लोगों को गलती मानी उन्होंने अपनी और बच्चे को माँ की गोद में दिया। और महज 18 घंटे के अंदर, मतलब पिटिशनर मेरे पास आई थी 5 बजे और दूसरे दिन 11 बजे उसकी गोद में उसका बच्चा था। तो मेरे लिए ये बहुत हार्ट टचिंग था कि हाँ, मैं जिस कुर्सी पर थी वहाँ पर मैंने उस माँ को उसका बच्चा तो दिलाया, और वो भी 1 महीने का बच्चा। ना बच्चा माँ से मिला था, ना दूध पिया था, और माँ भी तरस रही थी बच्चे को देखने को। तो ये
बड़ा जेन्युइन सा मुझे केस लगा, और जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड बहुत मायने रखता था। आपने इतना लंबा समय दिया, कई काम किए, इस दौरान कभी कोई राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव महसूस हुआ, और अगर हुआ तो उससे कैसे डील करती थी आप? देखिए, राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव की यदि बात करें तो जैसे ही कांग्रेस का कार्यकाल ख़त्म हुआ तो बीजेपी के कार्यकाल आने पे सबसे पहला उन्होंने क्या किया कि हमारे जो गनमैन पीएसओ वगैरह थे, 2 गनमैन मिले हुए थे, वो हटा लिया। इसके अलावा कोई प्रशासनिक दबाव वो कर नहीं पाए। करने के लिए बहुत कोशिश किया, परंतु वो इफ़ेक्टिवली ये कि मुझे हटाने की कोशिश हाई कोर्ट से भी की गई, और उस चक्कर में बेचारे एडवोकेट जनरल को इस्तीफ़ा देना पड़ गया, ये कह सकती हूँ। बात ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती उसके, बाकी फैक्ट्स तो मुझे मालूम है। लगातार आप दावा कर रही हैं कि महिला आयोग की वैधानिक अध्यक्ष अभी भी आप हैं, एक तरह से देखा जाए तो। इसका आधार मैं जानना चाहूँगी, इसका आधार क्या है? नहीं, देखिए ऐसा है, लीगली हमारा टेन्योर 3 साल 3 साल 6 साल का है, टेन्योर पूरा हो गया। लेकिन जब इन्होंने हटाने की हमारी चेष्टा की थी हमें, तो उस समय हम लोगों ने हाई कोर्ट में से चैलेंज किया था, और उसमें हमें स्टे मिला था 15 दिसंबर 2023 को, और उस स्टे के बाद हम काम पे थे। लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसके कुछ मंत्रियों का स्पेशल इंटरेस्ट था कि इनको कुर्सी से हटाया जाए, तो हर हफ्ते 10 दिन में केस हाई कोर्ट में लगता था। इवन केस में फाइनल आर्ग्यूमेंट भी हो गया था, परंतु फिर बाद में शायद इनके एडवोकेट जनरल या किसी ने ओपिनियन दिया कि आप इनको नहीं हटा सकते। अच्छा। तो इसके कारण मुझे हटाया नहीं जा सका, लेकिन स्टे यथावत है। स्टे यथावत है, ओके। तो मेरा सबमिशन यही था कि आप पहले कोर्ट में जाएं, और कोर्ट में आप अपना पेश करें कि इस स्टे को अब हटा दिया जाए और केस को ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए मैंने प्रमुख सचिव हमारी जो महिला बाल विकास है उसको भी मैंने लेटर भेजा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये बात रखी कि आप लीगली ख़त्म करिए इसको। केस यदि स्टैंड रहेगा तो आपके लिए प्रशासनिक नियुक्ति दोबारा करना मुश्किल होगा। और मैं ये एक वार्निंग ही दे रही थी, मेरी कोई इच्छा नहीं कि वहाँ जाके कुर्सी में दोबारा बैठूं, लेकिन आपने जो एक लीगल स्टैंड लिया मुझे हटाने के लिए, तो उस केस को तो ख़त्म करो। ओके। और यदि ख़त्म नहीं करोगे तो आप प्रशासनिक नियुक्ति नई नहीं कर सकते हैं। ओके। क्योंकि आपको याद होगा कि इनकी सरकार में कुछ पदों पर इन्होंने नियुक्तियां की थी, और वो नियुक्तियों पर फिर वो काम नहीं कर पाए थे जी। तो वो मेरी ही एडवाइस पर उतने लोग अभी तक टिके हुए थे। तो फिर जब मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा था तो मैंने अपना पूरा 6 साल का पुलिंदा पूरा प्रेस में जानकारी दे दिया, लेकिन मैंने ये कहा कि ये एक टेक्निकल लीगल इशू है। लीगल इशू है, यस। और इसमें जो भी करेगा वो कंटेप्ट के दायरे में आएगा, तो आप केस को ख़त्म करो ना। तो सरकार ने नई अध्यक्ष तो नियुक्त कर दिया है, आपको लगता है कि ये अगर एक तरह से देखा जाए तो हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत है? 100%, लगभग मोटा मोटी 25 दिन तो हो चुके हैं। यदि अध्यक्ष को जिम्मेदारी से काम करने के लिए नियुक्त किया गया है तो इन 25 दिनों में रायपुर की जनसुनवाई तो रखी ही जा सकती थी, क्यों नहीं रखी गई? उसका कारण बताना चाहिए। आप महिलाओं को समस्याओं से निजात देने के लिए आए हैं, तो आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और यदि आपकी प्रशासनिक नियुक्ति सही है, आपने आनन फानन में जा कर के ज्वाइन किया है, तो फिर आप काम करके दिखाओ। तो यदि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोचा है, या तो उनके अंदर डर है, इसलिए आप काम नहीं कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और मैंने सूचना के अधिकार में लगाया भी है कि आपने जो नई प्रशासनिक नियुक्ति हुई अध्यक्ष की, उसकी कॉपी मुझे दे दें। 2-3 बिंदुओं पर मैंने सूचना का अधिकार आवेदन भिजवा दिया था, परंतु अभी तक मुझे वो कॉपी भी नहीं मिली है, क्योंकि मुझे कोर्ट में यदि देना पड़ा तो वो एटलीस्ट मेरे पास डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट को यदि नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं इनका डर है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप वकील हैं और उस नाते टेक्निकली तो आप फंसा सकती हैं, लोगों को समझा सकती हैं कि नहीं ये लीगल नहीं है, लेकिन सामने वाले को भी पता है क्योंकि आप वकील हैं, टेक्निकली बहुत ज़्यादा जानकारी रखती हैं,
कभी ऐसे ही नॉर्मली बात करने की कोशिश नहीं की क्या आपसे? नहीं, मेरे पास तो अभी उनका नंबर भी नहीं है नए अध्यक्ष का। और ये सब कुछ इतने दबाव में इन लोगों ने किया, हमारे कर्मचारियों अधिकारियों ने, जैसे कि उनको कोई टारगेट दिया गया था। मैं तो वैसे भी 2 दिन पहले से अपना सामान वहाँ से रिमूव कर चुकी थी, और आखिरी दिन कुछ और जो सामान मेरे पर्सनल थे वो सब मैंने हटाए वहाँ से। तो वो जो हड़बड़ी दिख रही थी अधिकारियों के ऊपर, जो प्रेशर था, तो उनको ऐसा लग रहा था कि बस ये हट जाएं और हम दूसरे दिन ज्वाइन करा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं तो अभी पूरा टाइम दे के रखी हूँ, आप काम तो शुरू करो। बीच में भी उन्होंने एक बयान भी दिया था कि मेरे 3 महीने के कार्यकाल की जांच की जाएगी। अच्छा। मैंने उसको भी चैलेंज किया। मैंने कहा अध्यक्ष को यदि कानून नहीं मालूम तो उनको 4 दिन का समय देती हूँ, पढ़ लें, और उसके बाद मैं 1 to 1 करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने ये भी कह दिया है कि आप महिला आयोग अध्यक्ष के जो फैसले हैं वो केवल हाई कोर्ट ही सुन सकता है। आप अध्यक्ष के नाते उसको रीओपन नहीं कर सकते, और आप उसमें कोई जांच कमेटी नहीं बैठा सकते, और यदि आप करेंगे तो वो पूरी तरीके से इलीगल होगा। तो मैं तो वेट एंड वॉच कर रही हूँ कि कितना आप नीचे गिर सकते हैं, मैं भी देखती हूँ। और उन लोगों ने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, तो मैं क्यों जाकर ज़बरदस्ती दखलंदाजी करूँ। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में आज की डेट में महिला सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? दहेज, साइबर क्राइम, या फिर कुछ और? किस तरीके की चीज़ों से बहुत सुरक्षित है? दहेज वाले मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा अब नहीं है, क्योंकि सबको कानून पता चल गया है। साइबर क्राइम जरूर एक है, पर हमारे पास वो कम आते थे। वजह ये कि ये मामले पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के हो जाते हैं। हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि 30 का हमारा सेटअप था, पर हमारे पास 14 डेली वेजेस कर्मचारी थे और 6-7 हमारे परमानेंट थे। तो हमारे पास स्टाफ कम था, बजट हमारा कोविड में बंद हो गया था, तो उस मिनिमम बजट में हम केवल जन सुनवाई ही अफोर्ड कर सकते थे। तो ये चीज़ें तो रही हैं प्रॉब्लम। हज़ारों तरह के मामले आए आपके पास में, उन मामलों में सबसे ज़्यादा आने वाले मामले किस तरीके के होते थे? नहीं, हमारे पास तो मामलों के ना लगभग 21 हमारे वो थे, जोनर थे। उसमें सभी में मामले रहते थे, परंतु कुछ मामले जैसे बाल विवाह का या फिर और कुछ 1-2 मामले वो 0 हो गए थे। उसका मैंने पूरा डेटा आप लोगों को दिलाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी भी शायद कॉपी होगी तो मैं कोशिश करती हूँ आपको देने की। उसमें हमने संभाग वाइज डेटा बनाए हैं, केस वाइज डेटा बने हैं, और हमारी कॉज लिस्ट वाइज भी है। तो वो सारी चीज़ों को देखने से आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह के मामले थे। हमारे पास जो हस्बैंड वाइफ के जो मामले आते थे उसमें मेजॉरिटी में जो क्लैशेस होते हैं, उन मामलों में मैं सबसे पहला सवाल पूछती थी कि मैरिज लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। तो क्योंकि जो हमारे पास आते थे वो बहुत यंग कपल्स आते थे, और जान के आपको शॉक होगा कि 65 to 70% केसेस लव मैरिज के होते थे। मतलब जो लड़के लड़की 3 साल 5 साल लव अफेयर चलाते हैं, वो शादी 3 महीना 5 महीना भी नहीं चला पाते। तो मेरे पास तो बहुत सारे इंटर्न्स आए, लगभग 400 से 500 लॉ कॉलेज के इंटर्न्स आए, और वो सब देख करके शॉक हो जाते थे कि बोले कि अब मैडम हम लोग को नहीं लगता कि हम लोग को कभी लव मैरिज करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अवेयरनेस हुआ। और जो कम उम्र में लड़कियां घर से भागती हैं और शादी के बाद उनका जो माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो उस तरह के केसेस भी आए। वो तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये सब फिल्मी होते हैं। बिल्कुल। मतलब आपने फिल्में देखी तो आपको लगता है कि आपकी भी शादी वैसी होगी, कोई डायरेक्टर होगा जो आप लोगों को ले जाएगा घुमाने फिराने। तो रियल लाइफ में नून तेल का जब तक हिसाब आता है तब तक सारे उनके पर्दे गिर चुके होते हैं। तो ये एक अवेयरनेस मैं बहुत करने की कोशिश की जिला कलेक्टरों को DMF फंड के माध्यम से, परंतु किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। यदि आप थोड़ा सा अवेयरनेस इन लाइनों में करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी लड़कियों के घर से भागने की। किरण जी, आप एडवोकेट हैं, बखूबी समझती हैं चीज़ों को, एक्ट समझ में आता है, सारी चीज़ें समझती हैं। मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि एक पॉलिटिशियन को कितना ज़रूरी है कि वो एडुकेटेड हो पूरी तरीके से? देखिए,
मैं ये नहीं कहती कि अनएजुकेटेड लोग पॉलिटिशियन नहीं हो सकते हैं, पहले होते भी थे, लेकिन आज आप जेनजी के ज़माने में यदि आप सोचेंगे कि एक इलिटरेट और कम पढ़ा लिखा चीज़ों को समझ ले, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इसी कारण से जो आपका, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, मैं आपको अपना छोटा सा किस्सा बताती हूँ, मैं एक्चुअल में पॉलिटिक्स में आने वाली नहीं थी, ना मेरा स्टूडेंट कैरियर ऐसा रहा। मेरे को इनविटेशन मिला था, सोशल एक्टिविस्ट थी मैं अपने समाज की, तो वहाँ पर तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने इनवाइट किया था मुझे, पर मैं राजनीति में जाऊं या नहीं जाऊं उस डिसीज़न को लेने मुझे 7 दिन लगे। तो मुझे यही मेरे परिवार वालों ने कहा कि वहाँ जाना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद क्यों है, क्योंकि तुम लॉ ग्रेजुएट हो और उस समय LLM कर रही थी, तो आप जाओगी तो वहाँ पर क्या बनता है, कानून बनता है, तो आप उसमें अपना बेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आप ही के फील्ड से रिलेटेड, हमारे फील्ड से है। और कानून ही, चाहे आप विधानसभा में देखो या राज्यसभा लोकसभा में, आपके बिल पेश होते हैं जो बाद में दस्तखत के बाद में विधेयक का रूप, विधान मतलब एक्ट का रूप ले लेते हैं। तो यदि ऐसे समय में आप अपने बेस्ट एफर्ट और स्किल्स दे सकते हो, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा, देश को मिलेगा। इस वजह से फिर मैं 7 दिन के बाद डिसीज़न लिया, पर बोलते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ तुरंत मिस हो गई, तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। और 1998 की बात है, परंतु फिर मुझे 2009 में मेयर का मिला। ओके। और वो भी बहुत आसानी से नहीं मिला, क्योंकि उस समय भी यही चल रहा था कि भाई किसी शो पीस को ला के रख दिया जाए। तो हम उस समय तक तैयारी कर चुके थे, तो हमने फिर अपने पार्टी में भी हमने मोर्चा खोला कि अब यदि किसी की नेता की बीवी, बेटी या बहू को दिया जाएगा तो हम लोग विरोध करेंगे। और मीडिया ने बहुत उसको हाईलाइट किया, और बहुत सारे सहयोगी थे, बहुत वेल विशर थे। तो उस समय चुनाव में टिकट मिली और बीजेपी की सत्ता थी, 3 विधायक बीजेपी के थे, 2 मंत्री थे उसमें से। उस टेन्योर में तो हर सब ने मान लिया था कि ये जीतना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, परंतु वो हुआ लोगों के मतलब सहयोग से। एक सवाल ये भी है कि हमने देखा है कि कांग्रेस में जो राज्यसभा सांसद है फूलोदेवी नेताम, वो रिपीट हुई है, और चूंकि वो एक बार पहले राज्यसभा सांसद और भी रह चुकी हैं, सेकेंड टाइम रिपीट हुई हैं। उस दौरान बहुत सारे लोगों का नाम था, एक नाम किरणमयी नायक का भी सुन रहे थे हम, लेकिन जब वापस से उसी व्यक्ति को रिपीट किया गया, तो क्या आपने क्वेश्चन नहीं किया पार्टी से कि रिपीट ही क्यों किया गया? देखिए, ऐसा है कि अपना प्रयास करना हम लोग करते हैं, लेकिन पार्टी से सवाल करने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि मैं उस समय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर थी। तो पार्टी से मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, और ना मैं कर सकती थी, सार्वजनिक रूप से भी नहीं कह सकती थी, और अपनी जिम्मेदारियों के साथ रहते हुए ये कहना उचित नहीं था। यदि मिलता तो मैं पार्टी ये पद से रिज़ाइन कर देती। तो पार्टी को क्या लगा, वो पार्टी का काम है। फूलो देवी को तो हमने तुरंत बधाई दी, हमारे महिला आयोग के एक सदस्य को भी मिला तो हमने उनको भी बधाई दी, अपने ऑफिस में हमने सदस्य का वेलकम भी किया। तो ये अब ऐसा है कि हो सकता है समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता वाली बात है तो नहीं मिला होगा। किरण जी, जब आप महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर थी, लगातार केसेस देख रही थी, उस दौरान ये महसूस किया कि क्या सारी जो महिलाएं हैं पूरी तरीके से आज भी आकर अपना केस दर्ज करा पाती हैं, या कुछ आज भी कुंठित संकुचित होकर रह जाती हैं? इसमें हम लोग पूरी तरीके से सफल हुए हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया था, तो मैंने अपने पुराने ऑफिस स्टाफ के 8-10 एडवोकेट को लगा करके वहाँ की फ़ाइलों को पहले स्टडी कराया। उन्होंने मुझे स्टडी की ब्रीफ दिया कि क्या पैटर्न है यहाँ पे, तो मुझे समझ आया कि वहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त है। तो उसमें सब लोगों ने जो मेहनत करके इनपुट दिया था, तो ये समझ आया कि प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं होती है। जो मेल में कर देते हैं तो 4 लाइन लिखते हैं। तो इन सब चीज़ों को सुधार करने के लिए हमने जो काउंसलर्स थे उनको हमने ट्रेंड किया। कुछ वकील उनको निःशुल्क सहायता देते थे,
जिनको एक्सपर्ट से किसी से बनवाना तो अपने वकील से प्रॉपर बनवा के लाओ। एक फॉर्मेट भी बना दिया कि इस फॉर्मेट में आपका एप्लीकेशन होना चाहिए। परंतु अनफॉर्चुनेट जो काउंसलर हेल्प करते थे, जो उनकी बातों को सुनते थे, क्योंकि इन जगहों पर महिलाओं को इस बात की प्रॉब्लम नहीं होती कि उनको केस करना है। एक तो वो अपना घर भी बचाना चाहती हैं और ये भी चाहती हैं कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, तो उनको सुनना पड़ता है। और आप अकेले सारे लोगों को नहीं सुन सकते। यदि आप सुनना शुरू करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। हर आदमी आएगा और अपनी व्यथा सुनाएगा। तो वो पैटर्न हमारा जब हम वकालत में भी करते हैं तो हम उनसे लिखवा के मंगवाते हैं और लिखने के बाद हमको उनका कंसाइज समस्या समझ आ जाती है। तो चूंकि मेरा रोल वहाँ पे एज ए जज होता था, तो मैं डायरेक्ट कभी पक्षकार से नहीं मिलती थी। तो पक्षकारों को पहले काउंसलर से या उनके वकील से मिलके एप्लीकेशन बनवा के जमा करना होता था। उसके बाद हम ओपन सुनवाई में ही उनको सुनते थे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार की सबसे बड़ी कमी आज की डेट में क्या लगती है आपको? ये एक ऐसा सवाल है जो ना केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी रहेगा। आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपराध होने के बाद जागने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ। जब निर्भया कांड हुआ था, मैं मेयर थी। उस समय जब मुझे जो चीज़ अच्छी लगी और समझ आई, तो मैंने नगर निगम के 3 गर्ल्स स्कूल थे, उन स्कूलों में प्रोफेशनल ट्रेनर्स को बुला करके 1-1 महीना लड़कियों की ट्रेनिंग कराई, ताकि उन लड़कियों में कॉन्फिडेंस आ जाए और कोई उनके साथ छेड़छाड़ ना कर सके। हाँ, और आपने ट्रेनिंग कराई। तो वो जो है, यदि आज हर स्कूल में हर गर्ल्स को ट्रेन कर दिया जाए, बिल्कुल, तो महिला अपराध की संख्या एकदम नहीं के बराबर हो जाएगी। दूसरी चीज, इसी एज में टीन एज जो बोलते हैं, इस टीन एज में लड़कियों को ये समझाइश होनी चाहिए कि आपके एक गलत स्टेप का आपकी लाइफ पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। आप फिल्मी देख करके ऑनलाइन, मेरे पास तो आयोग में भी केस आए कि इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, रील्स में देखा और उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद खामियाजा भुगता। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को माँ बाप नहीं समझा सकते। बच्चे और माँ बाप के बीच में एक जनरेशन गैप होता है। तो इस चीज़ के लिए जब तक आप पूरे लोगों को ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं, पहले बात बहुत चली थी सेक्स एजुकेशन की, परंतु वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो आपको प्रॉपर लड़कियों को ही ट्रेंड करने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लड़कों को। मैं हमेशा जो भी मेरे वो होते हैं, स्पीचेस होते हैं स्कूल कॉलेज में, मैं कहती हूँ कि लड़कियों की परवरिश थोड़ा लड़कों की तरह करा जाए और लड़कों की परवरिश थोड़ी लड़कियों की तरह की जाए। लड़कियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, शिक्षित करने के लिए क्या सबसे बड़ी बाधा आप महसूस करती हैं? देखिए, चूँकि मेरा तो रिसर्च टॉपिक रहा है दहेज प्रताड़ना संबंधित कानूनों का आलोचनात्मक अध्ययन, तो इसमें मैंने यही जो चीज़ें पाई है कि लड़कियों को अभी भी बोझ मानने की परंपरा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लड़की की जो शादी है करना एकमात्र जिम्मेदारी मानते हैं और उसके लिए जो पैटर्न है, माँ बाप जा कर के अपने समाज में रिश्ते में लड़का ढूंढते हैं, तो लड़की को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, पूछा नहीं जाता। और कहीं पूछ लिया तो ठीक है, तुम बात कर लो। यहाँ मियाँ बीवी को, अपने हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे को समझने में 25 साल 30 साल भी कम पड़ते हैं। तो उस आदमी से बात करने में आप कैसे डिसाइड करोगे कि इससे हम शादी कर सकते हैं और ये हमारी टिकेगी शादी? क्योंकि सामने में आने वाला और बातचीत के समय तो सो कॉल्ड हैप्पी मोमेंट्स रहते हैं। एक अंतिम सवाल लूँगी मैं आपसे, क्योंकि इतना अच्छा इंटरव्यू जा रहा है कि मुझे और बहुत सारी चीज़ें पूछने का मन कर रहा है आपसे, लेकिन समय की कमी है। तो सबसे अंतिम सवाल ये है कि आज की युवा महिलाओं को किरणमयी नायक एक छोटा सा क्या संदेश देंगे उनके जीवन के लिए? देखिए, एक महिलाओं का एक नेचर होता है, बाय बर्थ है, इसको कहते हैं महिलाएं भावनात्मक प्रधान होती हैं और पुरुष बुद्धि प्रधान होते हैं। तो महिलाएं इमोशनल होती हैं, बुद्धि वाला उनको इमोशनल फूल बनाता है। तो पहली चीज़ जो मैं युवा लड़कियों से जो शादी करने योग्य हैं या करने वाली हैं, उनको ये कहूँगी कि पहले आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, पढ़ाई लिखाई कर लें, अपना कैरियर चूज़ कर लें, आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहें और फिर आप
सोच समझ करके, लोगों के कहने पर नहीं, बहकावे में नहीं, उनके परिवार को भी आप देखिए, जानिए, क्योंकि घुटना पेट की तरफ मुड़ता है। तो जो भी लड़का है, कितने भी आपको ख्वाब दिखाए, वो आखिर में अपने माँ बाप, मेरी माँ को तुमने ये ऐसा क्यों कहा, मेरे फादर को ऐसा क्यों कहा, तुमने ये रीति रिवाज क्यों नहीं किए, यही सारे झगड़े हैं सबके बीच में। तो महिलाओं में इतने सारे मामले देख चुकी हूँ, ऐसे ही टाइप के होते हैं। तो वो जो लड़का है वो अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकता, बिल्कुल, और माँ बाप को छोड़ने के लिए आपको लड़कियों को दबाव भी नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने शादी की, हमारे इंडियन कस्टम में शादी दो परिवारों का संबंध होता है। हम विदेशी नहीं है कि आज एक को छोड़ा कल दूसरे को छोड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यदि आप इंडियन कल्चर में हैं, तो पहली चीज लिव इन के चक्कर में ना पड़े, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स के थ्रू किसी लड़के को पसंद ना करें, और घर से भागकर शादी करने की गलती ना करें। तो ये थी हमारे साथ किरणमयी नायक, जिन्होंने बहुत सारे संदेश खास तौर पर महिलाओं के लिए दिए हैं कि केवल शादी कर लेना ही एक तरीके का योगदान नहीं है, शादी करवा देना ही बेटियों का एक तरीके का काम नहीं है। सबसे पहले बेटियों को शिक्षित कराएं, उन्हें आत्मनिर्भर कराएं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कराएं। उसके बाद आने वाले समय में जब उनकी शादी के लिए सोचे तो उस पर भी सोच विचार करें। दोनों परिवार आपस में मिलकर बैठे और पूरी तरीके से बात करने के बाद जब पूरी सहानुभूति हो जाए तब बेटियों की शादी कराए। महिलाओं की शिक्षा को लेकर अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर किरणमयी नायक जो हैं वो एक जीता जागता उदाहरण है। वो पेशे से एक वकील हैं, इसके अलावा वो रायपुर की पहली मेयर रह चुकी हैं, और साथ में अगर मैं बात करूं तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के पद पर उन्होंने अपने 6 से ज़्यादा साल दिए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस दिए हैं जिन्होंने उनको बहुत सारी आत्मानुभूति कराई है, और इन सारे अपनी 6 साल से ज़्यादा की ये सारी मेहनत के बाद वो ये संदेश देने का प्रयास कर रही हैं कि महिलाओं को शिक्षित होना सबसे पहले ज़रूरी है, आत्मनिर्भर होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।